रंजिश वाली मोहब्बत, रितु जोशी। एपिसोड नंबर 12। अब तक आपने पढ़ा, आप सभी को इतना तो पता चल ही गया होगा कि आखिर 2 साल पहले क्या हुआ था, और उम्मीद है आपको वह पसंद भी आया होगा। 2 साल पहले का राज। रुद्र और काशी का नशे-में-चूर होकर एक दूसरे के साथ समय बिताना, शिवांग और नताशा का रोमांस और नताशा की चाल के बारे में भी पता चल गया है। उम्मीद है आपको पढ़कर मज़ा आया होगा। चलिए देखते हैं कि आगे क्या हुआ था। अब आगे फ्लैशबैक 2 साल पहले। अस्पताल में जब काशी घर पहुंची तो आराध्या उसी का इंतज़ार कर रही थी। दरअसल काशी ने आराध्या को फ़ोन करके झूठ कहा था कि वह पार्टी से नशे की हालत में कहीं चली गई थी, और जब उसकी आंख खुली तो वह होटल के कमरे में लॉक पड़ी थी। आराध्या यह सुनकर घबरा चुकी थी, लेकिन उसे इस बात की तसल्ली थी कि चलो काशी रात भर किसी मुसीबत में नहीं फंसी रही। लेकिन असलियत तो सिर्फ काशी जानती थी, जो कि उसे खुद भी याद नहीं थी। काशी बार बार याद करने की कोशिश कर रही थी कि आखिर रात को उसके साथ क्या हुआ, पर चाह कर भी उसे कुछ याद नहीं आ पा रहा था। खैर, जब वह घर पहुंची तो आराध्या ने उसे गर्मा गर्म चाय दी और काशी को फ्रेश होने के लिए कहा, और कुछ देर आराम करने के लिए भी। काशी फ्रेश होकर और नाश्ता करके कुछ देर आराम करने के लिए चली गई थी। तभी उसे पता चला कि शहर में दंगे शुरू होने वाले हैं। इस समय उसके माता पिता दोनों ही शहर से बाहर थे। दंगे शुरू हो चुके थे। शहर में अफरा तफरी का माहौल था, जिस कारण काशी अपने घर से ही अपने माता पिता को लगातार कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कॉल लग ही नहीं रहा था। काशी बहुत ज़्यादा चिंता में आ चुकी थी। वहीं आराध्या, जो कि काशी की बहुत अच्छी दोस्त थी और वह काशी के साथ उनके ही घर में रहती थी। आराध्या ने काशी के घर का ऊपर वाला कमरा किराए पर लिया था। आराध्या अनाथ लड़की थी। उसकी पैदाइश और परवरिश और पढ़ाई तीनों ही अनाथालय में हुई थी। वहाँ से अच्छी एजुकेशन लेने के बाद उसने नौकरी करके खुद को संभालने का सोचा, इसलिए वह नौकरी करने के लिए बनारस आ गए, और वहाँ उसको नौकरी करते करते 2 साल हो चुके थे। इन 2 सालों में वह काशी की बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी। काशी आराध्या के रूम में गई तो उसने देखा कि आराध्या रूम में अपने डांस की प्रैक्टिस कर रही है। आराध्या को डांस की प्रैक्टिस करता देख काशी वहाँ से जाने को हुई कि तभी दरवाजे पर काशी को आराध्या ने देख लिया। आराध्या काशी से बोली। आराध्या बोली, अरे काशी, तुम, क्या बात है? पहले तो ऊपर आई और अब बिना मिले ही चली जा रही हो। तभी काशी रुकते हुए बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस बातचीत करने आई थी। फिर देखा कि तू प्रैक्टिस कर रही है तो मैंने सोचा तुझे क्यों परेशान करना। आराध्या बोली, प्रैक्टिस तो मैं दिन भर करती रहती हूँ, वह छोड़ो, यह बता अंकल आंटी कहाँ पहुँचे? काशी ने जैसे ही यह सुना तो वह थोड़ा परेशान हो गई। उसे परेशान देख आराध्या बोली, क्या बात है काशी, तुम परेशान लग रही हो, सब कुछ ठीक तो है ना? काशी बोली, नहीं आराध्या, बस मम्मी पापा का फ़ोन नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पहुँचे हैं। ऊपर से शहर में ऐसा माहौल चल रहा है, बाहर दंगे फसाद हो रहे हैं, मुझे बहुत चिंता हो रही है मम्मी पापा की। काशी ने यूँ कहा तो आराध्या बोली, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। तुम नीचे जाओ और अंकल आंटी के आने की तैयारी करो, थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे वह लोग। आराध्या ने काशी को शांत करके नीचे भेज दिया। काशी शांति से खाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि उसे पता था थोड़ी देर में उसके मम्मी पापा दोनों ही आने वाले थे। लेकिन शायद किसी कारणवश उन्होंने अपना फ़ोन बंद रखा होगा, जिस कारण वह काशी को कांटेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन फिर वह थोड़ी देर में आएंगे, यह सोचकर काशी ने खाने की तैयारी शुरू कर दी। लगभग 1 घंटे बाद घर के दरवाजे की डोरबेल बजी। काशी ने दरवाज़ा खोल कर देखा तो सामने आए लोगों को देखकर काशी हक्की बक्की रह गई। वहाँ आराध्या भी दरवाजे की आहट सुनकर नीचे आ चुकी थी। उसे भी लगा था कि शायद अंकल आंटी आ चुके होंगे, इसलिए आराध्या भी नीचे आ गई। वह नीचे आई तो उसने देखा कि कुछ लोग अंदर आ रहे हैं। काशी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए आराध्या तुरंत काशी के पास दौड़ कर गई और काशी से बोली। आराध्या बोली, काशी, यह सब कौन लोग हैं? काशी बोली, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। आराध्या बोली, क्या तुझे पता नहीं और तूने ऐसे ही दरवाज़ा खोल दिया? पता नहीं है क्या शहर में दंगे हो रहे हैं? आराध्या के यूँ डांटने पर काशी बोली, अरे मुझे क्या पता था, मुझे लगा मम्मी पापा आए हुए हैं। खैर रुक, मैं पूछती हूँ यह कौन है। इतना कहकर काशी ने अपने सामने आए इंसान से कहा। काशी बोली, सर आप लोग यहाँ? सामने खड़ा इंसान काशी की ओर देखते हुए बोला, आप कौन हैं? काशी बोली, जी मैं मिस्टर जोशी की बेटी हूँ, पर आप यह क्यों जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ? तभी सामने खड़ा इंसान बोला, ओके मैम, मैं रेलवे डिपार्टमेंट से हूँ, मेरा नाम अश्विन गुप्ता है। दरअसल हम आपको यहाँ यह बताने आए हैं कि आपके पेरेंट्स जो दिल्ली से बनारस आने वाले थे, उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है, और बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो पाने के कारण हमें
सही डेड बॉडीज़ को कलेक्ट नहीं कर पाए हैं, इसलिए आपको अभी केवल इन्फॉर्म करने के लिए आए थे। जैसे ही हमें यहाँ पता चलेगा कि मिस्टर एंड मिसेस जोशी की डेड बॉडी कौन सी है, हम आपको तुरंत सूचित कर देंगे। जैसे ही काशी ने यह सुना कि उसके माँ पापा नहीं रहे, तो यह सुनकर वह बुद्ध बनकर खड़ी हो गई। वहीं आराध्या भी यह सुनकर सदमे में जा चुकी थी। काशी की आंखों से आंसू बहने लगे और वह सामने खड़े इंसान को देखकर बोली। काशी बोली, ऐसा नहीं हो सकता, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। हाँ, मेरे मम्मी पापा दिल्ली से बनारस आने वाले थे, लेकिन मेरी सुबह ही उनसे बात हुई है। तभी अश्विन जी बोले, मिस जोशी, मैं समझ सकता हूँ आप पर अभी क्या बीत रही होगी, और मैं यह नहीं कह रहा कि आपकी उनसे जो बात हुई है वह गलत हुई है। दरअसल अभी 2 घंटे पहले ही उस ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है। आप एक बार न्यूज़ ओपन करके तो देखिए, न्यूज़ में भी दिखाया जा रहा है। हमें सूचना मिली जिसमें से 2 डेड बॉडीज़ मिस्टर एंड मिसेस जोशी की लग रही हैं, क्योंकि हमें उनसे काफ़ी चीज़ें बरामद हुई हैं। यह देखकर आप एक बार बता दीजिए कि क्या यह सचमुच उन्हीं की है या नहीं। इतना कहकर अश्विन जी अपने साथ आए व्यक्ति के पास से कुछ सामान निकाल कर काशी को दिखा रहे थे। इतना कहकर अश्विन जी ने अपने बगल में खड़े व्यक्ति से पॉलीथीन ली और उस पॉलीथीन को काशी को दिखाते हुए कंफर्मेशन के लिए काशी को दिखाने लगे। एक पॉलीथीन में एक वॉलेट, एक घड़ी रखी हुई थी, साथ ही में एक अंगूठी जिस पर माणिक था। जैसे ही काशी ने वह अंगूठी देखी तो वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अश्विन जी और आराध्या दोनों ही उसे शांत कर रहे थे। काशी रोते रोते बोली, यह तो पापा की अंगूठी है। यह अंगूठी मम्मी ने पापा को एनिवर्सरी में गिफ्ट की थी, और यह वॉच तो वही है जो मैंने पापा को गिफ्ट की थी। तभी अश्विन जी दूसरी पॉलीथीन को निकाल कर दिखाते हुए बोले। अश्विन जी बोले, मिसेस जोशी, अगर यह आपके फादर का सामान है तो शायद यह आपकी मदर का सामान होगा। एक बार आप यह देखकर कंफर्म कर दीजिए। दरअसल यह डेड बॉडी के ऊपर कपड़े जो उन्होंने पहने हुए थे, और यह कुछ सामान, यह 2 सोने की चूड़ियाँ, एक गले का मंगलसूत्र, कान की बालियाँ भी हैं इसमें। जैसे ही काशी ने यह देखा तो काशी बेतहाशा रोने लगी और बदहवास होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। आराध्या और अश्विन जी ने उसे संभाला तो काशी बेहोश हो गई। आराध्या ने उसके ऊपर पानी डाला तो काशी धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलकर होश में आने के बाद फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ ही घंटों में उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। तभी अश्विन जी मौके की नज़ाकत को समझते हुए बोले। अश्विन जी बोले, मिस जोशी, मैं समझ सकता हूँ कि आप पर अभी क्या बीत रही होगी, पर यह हमारा काम है। जब आपने कंफर्म कर दिया है कि यही आपके माता पिता का सामान है, और जिस बॉडी से हमें यह सामान मिला है वो आपके माता पिता की है, तो हम सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके कुछ ही देर में डेड बॉडीज़ आपको सौंप देंगे। काशी यह सुनकर ना जाने कहाँ खो गई, उसे तो कुछ होश ही नहीं था। इस मुश्किल घड़ी में आराध्या ने उसका साथ दिया। उसने अश्विन जी से कहा। आराध्या बोली, ठीक है सर, आप सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करिए, मैं काशी को संभालती हूँ। इतना कहकर अश्विन जी को आराध्या ने विदा किया। तो वहीं काशी को आराम से एक जगह पर बैठाकर आराध्या जल्दी से बगल वाले घर में गई। वह घर काशी के पिता के सबसे अच्छे दोस्त का था। आराध्या वहां पहुंची और उन्होंने सारी बात मिस्टर पांडे को बताई। दीपक पांडे, जो कि काशी के पिता के सबसे अच्छे हमदर्द दोस्त थे, यह सुनने के बाद जल्दी से काशी के घर पहुंचे। जोशी सदन पहुंचकर उन्होंने सारे कामों का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। उनकी वाइफ और उनकी बेटी सब काशी को संभालने में लगे हुए थे। काशी, जो कि रह रह कर बेहोश हो जा रही थी, वह उठती, थोड़ी देर बाद अचानक से बेहोश हो जाती। जैसे ही बेहोशी से होश में आती तो फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती और फिर बेहोश हो जाती। उसकी यह हालत देखकर हर कोई परेशान हो रहा था। तभी वहाँ पर डॉक्टर भी आ गए। उन्होंने काशी को चेक किया तो बताया कि काशी को गहरा सदमा लगा हुआ है, इसलिए उसको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। लेकिन अभी तो काशी के माता पिता की डेड बॉडी घर आना बाकी था। सब यही सोच रहे थे कि बस खबर सुनकर काशी का यह हाल है तो काशी सबको देखकर कहीं और ज़्यादा ना बीमार पड़ जाए, लेकिन क्रियाकर्म का काम तो करना ही पड़ेगा। सब यही सोच रहे थे। मिस्टर पांडे ने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करी। लगभग 1.5 घंटे बाद काशी के माता पिता की बॉडी जोशी सदन में आ चुकी थी। काशी उन दोनों को देखकर बिफर पड़ी और ज़ोर ज़ोर से अपने मम्मी पापा को याद कर रही थी। सभी लोगों ने काशी को संभाला। थोड़ी ही देर में दोनों शवों को वहां से लेकर शमशान घाट की ओर रवाना कर दिया गया। काशी भी उनके साथ जाने की जिद कर रही थी। जब काशी ने अति कर दी तो ज़बरदस्ती काशी को भी घाट ले जाना पड़ा। हर कोई काशी को वहां ले जाने से मना कर रहा था, लेकिन काशी नहीं मानी। जैसे ही काशी उस घाट के आसपास पहुंची तो काशी ने वहां का नज़ारा देखकर ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया। बाकी सभी लोग काशी को संभाल रहे थे। काशी यह देखते देखते रह रह कर चीखती जा रही थी। सभी लोगों ने काशी को संभाला। थोड़ी देर में क्रियाक्रम का कार्य शुरू हुआ। जैसे ही शवों को अग्नि कौन देगा यह कहा तो हर कोई एक दूसरे की ओर देखने लगा, क्योंकि जो मिस्टर जोशी की
कोई औलाद नहीं थी, इसलिए सभी लोग काशी को देख रहे थे। काशी जो कि इस हालत में थी ही नहीं कि वह अपने माता पिता को आग दे सके, इसलिए यह कार्य दीपक जी ने करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही दीपक जी ने अग्नि को हाथ में पकड़ा ही था कि तभी काशी बोली, नहीं, यह मेरे मम्मी पापा हैं और यह हक सिर्फ मेरा है। इतना कहकर काशी ने बड़ी हिम्मत करके वह लकड़ी दीपक जी के हाथों से ले ली जिसमें आग जल रही थी, और फिर अपने माता पिता के शवों को अग्नि दे दी। थोड़ी देर में वहाँ आग की लपटें बढ़ने लगी। काशी यह देखकर जोर से चीख पड़ी और थोड़ी ही देर में बेहोश हो गई। सभी लोगों ने काशी को उठाया और सीधे घर लेकर गए। घर पहुंचकर उन्होंने बाकी के कार्यों को विधिवत पूर्ण किया। वहीं काशी जो कि अब तक बेहोश थी, उसे देखने के लिए डॉक्टर आ चुके थे। डॉक्टर ने बताया कि काशी को गहरा सदमा लगा हुआ है और जितना हो सके काशी को कोई अकेला ना छोड़े, क्योंकि सदमे के कारण काशी ने कुछ कर लिया तो दिक्कत हो जाएगी। वहीं अब आराध्या काशी के पास बैठी थी कि तभी मिसेस पांडे ने आकर आराध्या से कहा। मिसेस पांडे बोली, आराध्या बेटा, यहाँ पर अवनी बैठ जाएगी। काशी के बाद इस घर में तुम ही हो जो कौन सामान कहाँ रखा हुआ है इसके बारे में जानती हो। नीचे हर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एक काम करो, तुम आकर सारे काम की जिम्मेदारी को तब तक संभालो जब तक काशी स्टेबल नहीं हो जाती। मैं तुम्हारी इसमें मदद कर दूंगी, लेकिन कौन सामान कहाँ रखा है इसके बारे में तुम दोनों से बेहतर किसी को नहीं पता होगा। यहाँ पर अवनी है काशी का ध्यान रखने के लिए। आराध्या ने हाँ में सर हिलाया और वह मिसेज पांडे के साथ नीचे आंगन में चली गई। सभी लोग शोक मनाने के लिए आंगन में आए हुए थे। अब हर कोई काशी के बारे में सोचकर ही परेशान था। औरतें आपस में बात कर रही थी कि अब इस बच्ची का क्या होगा। अभी कुछ समय पहले ही तो उसकी नौकरी लगी हुई थी, सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक से दुखों का पहाड़ उसके ऊपर टूट पड़ा। हर कोई काशी के प्रति अपनी सांत्वना प्रकट कर रहा था। धीरे धीरे लोग आए और चले गए। 13वीं तक यह सिलसिला चलता रहा। काशी की हालत में सुधार होने के बजाय काशी की हालत बिगड़ने लगी। उसे अचानक से दौरे पड़ने लगे और वह बेहोश होने लगी। जब डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने भी यही कहा कि काशी को बहुत गहरा सदमा लगा है और इस सदमे से उभरने के लिए काशी को खुद भी कोशिश करनी पड़ेगी। आराध्या ने भी सोच लिया था कि एक बार सब कुछ काम निपट जाए उसके बाद वह काशी को लेकर यहाँ से कुछ दिनों के लिए कहीं लेकर चलेगी, ताकि काशी शांति से कुछ समय अकेले में गुजार सके। 13वीं हुई, उसके बाद भी कुछ लोगों का वहाँ आना जाना हो ही रहा था। धीरे धीरे समय बीता। वहीं दूसरी ओर राजस्थान में भी रजावत फैमिली को पता चल गया था कि मिस्टर एंड मिसेस जोशी की मृत्यु हो चुकी है, पर अभी भी न जाने क्यों कार्तिकेय जी और आशीष जी को यही लग रहा था कि यह मृत्यु कोई आम मृत्यु नहीं बल्कि किसी की साजिश है। लेकिन जब उन्होंने इसके बारे में सुनी तो उनके लिए यह यकीन कर पाना मुश्किल हो गया कि उन दोनों की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट में हुई है। पर फिर भी उन्होंने इस बात को मान लिया कि हाँ, शायद एक्सीडेंट में वह दोनों नहीं रहे। लेकिन अब उन्हें काशी की फिक्र होने लगी थी, इसलिए उन्होंने तय किया था कि वह सही समय देखते ही बनारस के लिए निकलेंगे और बनारस पहुंचते ही वह काशी को अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए राजस्थान ले आएंगे। धीरे धीरे 2 हफ्ते और बीत चुके थे। वहीं राजस्थान में आशीष जी ने तय कर लिया था कि वह अगले हफ्ते जाकर काशी को सारा सच बताकर हमेशा हमेशा के लिए राजस्थान ले आएंगे। लेकिन अभी तो कुछ और होना भी बाकी था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। समय के गर्भ में अभी एक ऐसी बात छिपी हुई थी जो सबके सामने किस तरीके से आएगी इसका कोई अंदाज़ा किसी को भी नहीं था। लगभग 2 हफ्ते और बीत चुके थे। काशी की तबीयत अचानक खराब होने लगी थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह इतनी वीक क्यों फील कर रही है। वहीं काशी के कॉलेज में भी यह बात पता थी कि काशी के मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं रहे, जिस कारण काशी ने कुछ समय की छुट्टी ली हुई है। लेकिन एक दिन कॉलेज में अपना एक थीसिस सबमिट करते वक्त काशी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। काशी को इमरजेंसी में हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा। आराध्या जिसने कि मना किया था काशी को कॉलेज जाने से, वह भागती भागती खबर मिलते ही सीधे अस्पताल पहुंची। अस्पताल पहुंचकर आराध्या को कुछ ऐसा पता चला जिसकी कल्पना भी उसने नहीं की थी। दरअसल इस समय अस्पताल में केवल काशी और आराध्या मौजूद थे। वहीं विक्रांत राणा के आदमी काशी पर लगातार नज़र बनाए रख रहे थे। लेकिन जब उन्होंने यह बताया कि काशी कॉलेज गई है तो विक्रांत राणा ने इसे नॉर्मल बात समझकर इग्नोर करा। लेकिन यहीं पर उसकी सबसे बड़ी गलती हुई थी, काशी को अकेला छोड़ने की। उन्होंने कुछ दिनों तक काशी के ऊपर उस तरीके से नज़र नहीं रखने के लिए कहा, क्योंकि अभी काशी की तबीयत उसके मम्मी पापा की डेथ की वजह से नॉर्मल बनी हुई थी। इसके बारे में विक्रांत राणा को डॉक्टर ने बता दिया था। तो विक्रांत राणा को यही लग रहा था कि काशी में अभी प्रेगनेंसी के कोई सिम्टम नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि डॉक्टर ने उसे यही कहा था कि काशी की तबीयत अभी ठीक नहीं है।
वह मानसिक तनाव से गुजर रही है और इस हालत में उसे यह सिम्टम्स आना ऐसा बहुत कम चांस होगा। इसलिए विक्रांत राणा ने कुछ समय और रुकने का फैसला किया। वह एक अच्छे मौके की तलाश में था कि कब वह काशी को अगवा करे, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अस्पताल पहुंचते ही काशी को डॉक्टर्स ने यह बताया कि वह माँ बनने वाली है। यह बात सुनते ही काशी के तो होश उड़ गए। वहीं आराध्या और काशी दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हुआ। काशी डॉक्टर पर बिफर पड़ी और बोली। काशी बोली, यह क्या बात कर रही हैं आप डॉक्टर? मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ, जबकि मैंने तो किसी के साथ कोई। इतना कहते ही काशी रुक गई कि तभी अचानक उसे वह रात याद आई जिस रात वह नशे की हालत में थी, जिसके बारे में उसे बिल्कुल भी याद नहीं था। वहीं आराध्या ने जब काशी को यह चुप होता देखा तो आराध्या बोली, डॉक्टर आप बस यह रिपोर्ट मुझे दे दीजिए, हम थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं, मुझे काशी से कुछ ज़रूरी बात करनी है। तभी डॉक्टर आराध्या की ओर देखते हुए बोली, देखिए मिस, मेरी रिपोर्ट में कोई फॉल्ट नहीं है, मैं रिपोर्ट 2 बार चेक कर चुकी हूँ। अब यह क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, यह आपकी दोस्त मुझसे ज़्यादा जानती है। मैं डॉक्टर हूँ, कोई भगवान नहीं जो एक जादू करके आपके पेट में बच्चा डाल दूँ। आप अपनी दोस्त को संभालिए और यह पता करने की कोशिश कीजिए कि जब इन्हें कुछ पता नहीं तो यह सब हुआ कैसे। या तो आपकी दोस्त झूठ बोल रही है या फिर खुद इन्हें पता नहीं कि इनके साथ क्या हुआ है। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से गुस्से में चली गई, क्योंकि काशी ने उन पर काफ़ी गुस्सा दिखाया था। डॉक्टर थोड़ी उम्रदराज थी, जिस कारण वह भी काशी को एक अलग ही नज़र से देख रही थी। उन्हें पता था कि काशी अनमैरिड है, इस वजह से वह काशी को एक घृणित भाव से देख रही थी कि काशी, जो कि शादी से पहले ही इस हालत में थी, और इतना ही नहीं, साथ ही में उसे इस बारे में भी नहीं पता यह सब कैसे हुआ। इसलिए उसको काशी से और भी ज़्यादा घिन के भाव आ रहे थे। वहीं आराध्या यह बात समझ चुकी थी, इसलिए उसने डॉक्टर को वहाँ से दूसरी ओर भेज दिया। डॉक्टर बाहर गई तो आराध्या ने काशी की ओर देखते हुए कहा। आराध्या बोली, काशी यह सब कैसे हुआ? काशी थोड़ा असमंजस की स्थिति में आते हुए बोली। काशी बोली, मुझे नहीं पता यह सब कैसे हुआ, मुझे लग रहा है यह शायद उसी रात जो भी हुआ था यह सब उसी का नतीजा है। तभी आराध्या बोली, पर तू तो बोल रही थी कि तू उस रात रूम में लॉक थी। तभी काशी बोली, हाँ मैं रूम में लॉक थी, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है। ऐसा लग रहा था मानो कोई नशा मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है, और मुझे उस रात का मैं चाह कर भी याद नहीं कर पा रही हूँ। इतना कहकर काशी अपने सर पर जोर देने लगी, लेकिन वह उस रात की कोई भी घटना को याद नहीं कर पा रही थी। तभी आराध्या बोली, अब तो सिर्फ एक ही काम हो सकता है। काशी बोली, कैसा काम? आराध्या बोली, अब सब उसी होटल में जाकर पता चलेगा कि उस रात क्या हुआ था, वह भी सीसीटीवी फुटेज से। काशी ने हाँ में सर हिलाया और काशी खड़ी हुई और फिर उसी होटल में जाने की तैयारी करने लगी। हालांकि काशी काफ़ी वीक थी, लेकिन उसे सच जानना था, इसलिए वह आराध्या के साथ वही होटल पहुंच गई जहां उस रात पार्टी हुई। वहां पहुंचते ही काशी ने बड़ी ही मिन्नत करके सीसीटीवी फुटेज देखी। सीसीटीवी फुटेज में उसे वह रूम में जाती हुई दिखी। उसने वीडियो रिवाइंड किया तो उसे खुद से पहले वहाँ एक शख्स जाता हुआ दिखा। उसे देखकर काशी हैरान थी। काशी बोली, हाँ देख, मुझे पहले यह आदमी रूम में गया हुआ है और इसी रूम में मैं भी थी। तभी आराध्या बोली, हाँ लेकिन इसके बाद की वीडियो कहाँ है? सब कुछ ऐसा लग रहा है मानो डिलीट हो गया है। जब आराध्या ने इस बारे में पता करने की कोशिश की तो होटल के मैनेजर ने कह दिया कि उस समय शायद कैमरा ख़राब हो गया था, जिस कारण कैमरा कुछ देर के लिए बंद करना पड़ा और कैमरा सुबह तक बंद रहा। दरअसल यह कैमरा विक्रांत राणा ने ही बंद कराया था और वह कैमरा ऑन करना भूल चुका था, इसलिए कैमरा सुबह तक ऑन हुआ। काशी को यह गलतफहमी हो चुकी थी कि सुबह शायद उसे अस्पताल पहुंचाने वाला आदमी यही है जो उसके साथ उस कमरे में था। यह देखकर काशी धम्म से कुर्सी में बैठ गई। क्या होगा अब आगे? क्या रुद्र को देख काशी को सारा सच पता चल जाएगा, या फिर आने वाला है कोई नया तूफान? जानना दिलचस्प होगा, जो हम जानेंगे कहानी के अगले भाग में। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।